Hello everyone, welcome to lecture force. Question number first is which friction force is maximum? देखो फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसा फिनोमेना है जो आपके एग्जाम में एवरी ईयर कोई ना कोई फैक्ट जरूर पूछा जाता है इससे, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रिक्शन अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो अभी जाके फ्रिक्शन पहले अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। मैं आपको बताऊं कि प्रैक्टिकली फ्रिक्शन क्या होता है, थोड़ा समझाने की कोशिश करूं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे हम अर्थ पे चल पाते हैं, जो सरफेस से, सतह से, पृथ्वी से हमारे पैरों को जो फोर्स मिलता है वो फ्रिक्शन फोर्स होता है, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही चलना पॉसिबल है। जैसे अगर कभी आप बर्फ पे चलो तो नहीं चल पाओगे, रीजन इज क्योंकि जो सरफेस है उससे सफिशियंट फ्रिक्शन फोर्स पैरों को नहीं मिल पाता है। एक और एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे, जैसे साइकिल का पहिया होता है, हम उसमें जब ब्रेक लगाते हैं, जो गुटखा होता है उससे पहियों को जो उनके बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसी की वजह से वो रुक जाता है पहिया, और ठीक है ब्रेक लगाने पे। तो ये तो हो गया कि फ्रिक्शन फोर्स। अब इससे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो फैक्ट आपको याद रखने चाहिए वो आपको मैं बता दूं कि जो फ्रिक्शन फोर्स है सबसे पहले तो सबसे बेसिक पूछेगा कि ये कैसा फोर्स है, तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी कि असंरक्षी बल है। आपको पता होगा संरक्षी क्या होते हैं, असंरक्षी क्या होता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो संरक्षी होता है, कंजर्वेटिव होता है, लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये याद रखना। अब जो चार तरह के फ्रिक्शन होते हैं, जैसे स्टैटिक, काइनेटिक और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया, तो इनमें जो सबसे मैक्सिमम होता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। बेसिकली जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन का ही मैक्सिमम वैल्यू रहता है। आपको पता है कि कभी कभी सीमांत घर्षण की जगह पे आपको चरम घर्षण भी लिखा हुआ दिख सकता है हिंदी वालों को, तो इंग्लिश तो लिमिटिंग फ्रिक्शन ही रहेगा, लेकिन अगर चरम घर्षण लिखे तब आप इसी को प्रायोरिटी दोगे और इसी को क्लिक करना, क्योंकि सबसे जो मैक्सिमम होता है वो सीमांत घर्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अविलंब प्रतिक्रिया 3 गुनी कर दी जाए तो सीमांत घर्षण क्या हो जाएगा। एक नया फैक्ट आप लोग जो आप याद रखना कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो जो कोफिशिएंट और इनटू आर, यानी कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अविलंब प्रतिक्रिया। ये प्रतिक्रिया अविलंब का मतलब कुछ नहीं है, जैसे कोई एक एम मास, सपोज यहाँ पे एक एम मास का कोई गुटखा है या कोई भी वो है, एम जी नीचे लग रहा होगा तो उसके अपोजिट एक पैरेलल परपेंडिकुलर जो आर लगता है रिएक्शन फोर्स, आपको पता है हर एक्शन के अपोजिट रिएक्शन होता है, तो वही अविलंब प्रतिक्रिया आर होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये 3 गुना किया गया है तो फिर वो भी 3 गुना हो जाएगा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है। दो संपर्क तलों के बीच घर्षण गुणांक 1/√3 है तो घर्षण कोण क्या होगा, तो म्यू एस बराबर होता है टेन थीटा, जहाँ पे म्यू एस जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, तो वो यहाँ पे 1/√3 है, तो यहाँ पे 1/√3 बराबर जब टेन थीटा होगा तो थीटा 10 में 1/√3 30 का मान होता है, तो थीटा की वैल्यू 30 आ जाएगी। देखो यहाँ पे √3 देगा या 1/√3 देगा, ठीक है, अगर √3 देता है तो 60 आ जाएगा और यहाँ पे 1/√3 है तो 30 आ जाएगा, क्योंकि म्यू एस बराबर है टेन थीटा। ये क्वेश्चन देखो, कॉस इनवर्स 4/5 है अगर घर्षण कोण, तो स्थैतिक घर्षण गुणांक क्या होगा। देखो इसमें आपको क्या करना है कि हम यहाँ पे थीटा बराबर मान लेते हैं कॉस इनवर्स 4/5, तो यहाँ से कॉस इनवर्स उधर जाएगा तो कॉस थीटा की वैल्यू हमें 4/5 मिलेगी। अब कॉस थीटा होता क्या है, आपको पता है कि कॉस थीटा जो होता है वो होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार 4 है और ये 5 है, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तो 3 4 5 आएगा। अब जो यहाँ से अगर हम कॉस थीटा ये है तो टेन थीटा कितना मिलेगा 3/4, क्योंकि टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे बेस, तो 3/4 इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसको आपको अभी वीडियो को पॉज करना है और कमेंट में बताना है, क्योंकि इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कम से कम नहीं तो 4 बार बताया होगा प्रीवियसली, तो इस क्वेश्चन का आंसर अभी आप मुझे कमेंट करके पॉज करके जरूर बताना, ठीक है, इग्नोर मत किया करो इन चीज़ों को। नेक्स्ट पॉइंट है, एक गोलाकार ठोस गोली क्षैतिज से इतना एंगल बना के बिना फिसले लुढ़क रही है, तो गोली का जो मास है वो कहते हैं रेखीय त्वरण, यानी कि लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा। तो देखो यहाँ पे आप एक पॉइंट नोट कर सकते हो कि जो लीनियर एक्सेलरेशन के लिए वो जो होता है वो होता है जी साइन थीटा बटे 1+k। इस पॉइंट से डेफिनेटली आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे गोलाकार ठोस है तो k की वैल्यू उसके लिए सॉलिड के लिए कितना हो जाएगा 2/5, तो जब यहाँ पे 2/5 रखोगे तो 2/5, तो यहाँ से 7/5 हो जाएगा और ये 5/7 वाला आंसर सही हो जाएगा, ए साइन थीटा वाला 5/7 जी साइन थीटा, क्योंकि ऊपर साइन थीटा है। अगर यहाँ पे सपोज यहाँ पे इसी क्वेश्चन का सेम क्वेश्चन होता, बस यहाँ पे गोलाकार ठोस ना होके सपोज यहाँ पे रिंग के लिए अगर कहता, वो रिंग के लिए अगर बात करता तो फिर के की वैल्यू 1 रखते, तो जी साइन थीटा बाई 2 हो जाता, 1 में के जुड़ता तो 2 हो जाता, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन वेरी कर सकते हैं। हो सकता है वो सिलेंडर की बात करता,
सिलेंडर के लिए अगर बात करता तब फिर के की वैल्यू 2/3 हो सकती है। तो आप उसमें जाके उन के की वैल्यूज देख लेना। बस अगर एक्सेलरेशन पूछे लीनियर तो वो a बराबर g साइन थीटा बटे 1+k होगा। वेलोसिटी ve है, उस ग्रह से पलायन वेग क्या होगा जिसका मास और रेडियस दोनों अर्थ के 2 गुने हैं। देखो इस क्वेश्चन में आप लोग अननेसेसरली जो है कैलकुलेशन मत करने लग जाना, क्योंकि जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो मास पे डिपेंड नहीं करती है, यानी कि एस्केप वेलोसिटी वही रहेगी। सिमिलर ये भी क्वेश्चन जो है वो सेम जो फैक्ट पे है कि ऊर्ध्वाधर फेंकी गई है, इतना था पलायन वेग, अगर एंगल चेंज कर दें तब पलायन वेग क्या होगा। तो ये मैं बोल रहा हूँ पलायन वेग होता है एस्केप वेलोसिटी, वो एस्केप वेलोसिटी फिक्स रहती है अर्थ के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नो मैटर वो मास कितना, उसका भार है कितना, किस एंगल पे फेंक रहे हैं, अगर हम इस वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो वो एस्केप कर जाएगा, पलायन कर जाएगा, वापस अर्थ पे कभी नहीं आ पाएगा। तो आप इसका आंसर भी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ही रहना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन फेवरेट होते हैं डिफेंस एग्जाम्स के, जितने भी टेक्निकल एग्जाम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का एक जो सैटेलाइट है वो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। यदि गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जो एक्सेलरेशन g है तो अर्थ की रेडियस r है, तो उसका जो उपग्रह की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी। तो उपग्रह की काइनेटिक एनर्जी के लिए सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, हाफ g(m)m अपॉन r प्लस h। ठीक है, अब जहाँ पे r अर्थ की रेडियस और h हाइट, अब उन्होंने क्या कहा है कि ऊंचाई उसकी क्या है आर ई, यानी कि अर्थ की जितनी रेडियस होती है उसी ऊंचाई पे वो घूम रहा है, तो जो हाइट है वहाँ पे आर ई रखेंगे, तो यहाँ पे आर ई और आर ई 2r हो जाएगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 2r लिख सकते हैं, जो यहाँ पे लिख ले रहे हैं 2r। अब जी एम बराबर होता है जी आर ई स्क्वायर, जी एम अगर ग्रेविटेशनल आपने अच्छे से पढ़ा है गुरुत्वाकर्षण, तो जी एम ई बराबर होता है जी आर ई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे बड़ा जी कहीं दिख नहीं रहा है तो इसको भी हम हटा के लिख ले रहे हैं जी आर स्क्वायर। अब आप देखो कि आर स्क्वायर से ये आर कट गया तो 1/4 मिल गया ऊपर, और ऊपर क्या दिख रहा है एम जी आर दिख रहा है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम हुई है तो आप सिंपली सर्च करो गुरुत्वाकर्षण बाई लक्ष्य फोर्स, वो पूरा वीडियो देखो, सब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें क्या कह रहा है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा है। ठीक है, कितनी हाइट पे उठाने पे जो उसकी हाइट यहाँ पे भी आर ई है, तो कभी भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालना हो तो आप एक फॉर्मूला याद रखना, एम जी एच बटे 1 प्लस एच बटे आर ई, जहाँ पे एच जिस हाइट की बात करेगा, ये फॉर्मूला आप याद रखना, बहुत अच्छा फॉर्मूला है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए। अब एच का मान यहाँ पे हाइट में आर ई के बराबर रखना है, तो यहाँ पे आर ई रखेंगे और यहाँ पे भी आर ई रखेंगे, तो ये कट जाएगा, आर ई नीचे 2 हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा एम जी आर बटे 2, तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा एम जी। जब लास्ट में आके वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरता है आके, ठीक है, तो जो कांस्टेंट सीमांत वेग होता है ये कांस्टेंट वेलोसिटी, तो यानी कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी कि वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर उसमें एक्सेलरेशन कहाँ होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, जितने टाइम में जो वेग परिवर्तन हो रहा है, जब वो हो ही नहीं रहा है वेग परिवर्तन, तो फिर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि श्यान द्रव में जो सीमांत वेग होता है तो उसमें सीमांत वेग मतलब एंड पे आके वो वेग वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। वायु में सीमांत वेग v से गतिमान एक ठोस गेंद पर कार्य करने वाला श्यान बल किसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखो स्टोक्स ने एक नियम दिया था कि श्यान बल यानी कि जो श्यानता, आई थिंक मुझे इसकी इंग्लिश नहीं आ रही है, श्यानता को विस्कोसिटी कहते हैं, तो फिर जो विस्कोसिटी का जो फोर्स होता है स्टोक्स ने नियम दिया था 6 पाई ईटा आर वी, तो यहाँ से जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है v के वेलोसिटी के, ठीक है, सीमांत वेग के, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो छोटी गोलियां जिनकी रेडियस r और 2r है श्यान द्रव में बराबर चाल से चले। अब देखो हमें पता है कि रेडियस में 6 पाई ईटा जो श्यान बल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r के, तो ये 1:2 है, तो फोर्स का भी श्यान बलों का अनुपात भी 1:2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि श्यान द्रव सीमांत वेग जो रेडियस और सीमांत वेग में वेलोसिटी, तो सीमांत वेग का फॉर्मूला होता है 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू ईटा अपॉन जी। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी, यानी कि जो सीमांत वेग है वो त्रिज्या के वर्ग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब इसमें रेडियस का 1 2 है तो सीमांत वेगों का, बिकॉज ये आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो ये 1 4 हो जाएगा। सिमिलर इसी क्वेश्चन में रेडियस 2 1 है, अब सीमांत चाल जो होती है आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो इसमें स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। जो बर्नौली की प्रमेय है, बर्नौली की प्रमेय किसके कंजर्वेशन पे आधारित है, तो वो ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है। जो वायुयान है वो कार्य करता है, वायुयान भी याद रखना कि बर्नौली की प्रमेय पे काम करता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब, तो देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो ह्यूमन आई है उसमें इमेज रेटिना पे बनता है, ठीक है। और इससे पहले अगर निकट दृष्टि दोष होगा किसी की आंख में तो रेटिना के आगे बनेगा प्रतिबिंब, और दूर दृष्टि दोष होगा अगर किसी की आंख में तो रेटिना के पीछे बनेगा, ठीक है। ये याद रखना, याद करने के लिए दूर का मतलब पीछे, रेटिना के पीछे और निकट में आगे। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो ये फैक्ट आप याद रखना कि उल्टा होता है लेकिन सीधा दिखाई देता है, ठीक है। और जो ह्यूमन आई है वो पता होगा, कई बार बता चुका हूँ, उत्तल लेंस, जो ह्यूमन आई में लेंस होता है वो उत्तल होता है, चीज़ों को कन्वर्ज करता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, अभिसारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका द्वारा बने प्रतिबिंब आई ओ और आई ई हैं, तो इनमें से क्या, कौन सा रियल है कौन सा इमेजिनरी है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो अभिदृश्यक का इमेज होता है आई ओ वो रियल होता है और नेत्रिका आई लेंस वाला इमेजिनरी होता है, तो ये आप याद रखना, ठीक है। अब क्या है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से, जैसे ये खगोलीय दूरदर्शी और एक होती है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जो माइक्रोस्कोप होता है, सूक्ष्मदर्शी होता है, उसमें एक बार पूछा गया था कि उसका फाइनल इमेज कैसा होता है, तो उसका फाइनल इमेज आभासी, उल्टा और बड़ा, वस्तु से बड़ा होता है, याद रखना, आभासी, उल्टा, वस्तु से बड़ा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात करें। और जैसे कि उसकी वो कहेगा कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है तो उसकी आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो FE को कम करके, यानी कि नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी को डिक्रीज करके उसकी आवर्धन क्षमता। ये पॉइंट याद रखना, जरूरी नहीं है जो कुछ यहाँ पे लिखा है वही आपको समझना है, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है, ये फैक्ट बहुत अच्छा है, बहुत बार पूछा जा चुका है, हर चीज़ लिख पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ध्यान रखना। FE नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी को डिक्रीज करके। अब मैं आपको बता दूं क्यों, क्योंकि फिर आपको ये याद हो जाएगी, क्योंकि मैग्नीफाइंग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या रहता है, -V/U 1+D/FE। ये तो होता है जब स्पष्ट दृष्टि 25 सेंटीमीटर पे इमेज बने, और जब अनंत पे बने तो होता है -V/U और D/φ। तो आप देख रहे हो कि FE नीचे है, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, और नीचे वाली चीज़ को जब हम कम करेंगे, तो फिर ये ऑब्वियस है ये पूरा मान बढ़ जाएगा, तो मैग्नीफाइंग बढ़ाने के लिए हमें FE डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो याद रखना। अब शायद ये आप भूलोगे नहीं किस तरह से उसकी वो बढ़ाई जा सकती है। और एक और याद रखना कि इससे पहले जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होती है उसमें एक रिजॉल्विंग पावर होती है, क्या होती है, रिजॉल्विंग पावर, विभेदन क्षमता, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो कहेगा कि एक अब वस्तु है और यहाँ पे अभिदृश्यक है, उनके बीच में अगर हम वाटर को भर दें, जल को भर दें, मेरी बात ध्यान से सुनना क्योंकि ये पॉइंट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलत करते हैं। वाटर को अगर भर देंगे, जल को भर देंगे, तो उसकी रिजॉल्विंग पावर यानी कि विभेदन क्षमता बढ़ जाती है, याद रखना कि अगर वस्तु संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में वस्तु और अभिदृश्य के बीच में जल भर देने पे उनकी रिजॉल्विंग पावर यानी कि विभेदन क्षमता बढ़ती है, ठीक। अब विभेदन क्षमता में जैसे एक बार एक पॉइंट और याद रखो कि जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होती है और एक होती है प्रकाश सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी, एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की रिजॉल्विंग पावर 5000 गुनी होती है, कितनी गुनी, 5000 गुनी अधिक होती है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की रिजॉल्विंग पावर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरफेरेंस है, यदि यंग के द्विक स्लिट प्रयोग में स्लिटों के बीच अंतराल को 2 गुना कर दें, वह स्लिट के बीच, अच्छा इससे पहले कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया है, ठीक है। यंग के क्या कह रहा है कि अभी मैं समझा रहा हूँ आपको, 2 गुना कर दें स्लिटों के बीच की दूरी को, और स्लिट व पर्दे के बीच की दूरी भी 2 गुनी कर दें, तब फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी, तो जो उसकी फ्रिंज चौड़ाई होती है वो उसका फॉर्मूला याद रखना कि d/λ/d, जहाँ पे जो ये स्मॉल d होता है ये आपका स्लिटों के बीच की दूरी होता है, और बड़ी d होता है वो पर्दे के बीच की दूरी, स्लिट व पर्दे के बीच की दूरी होता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि स्लिटों के बीच अंतराल 2 गुना कर दें, यानी कि ये स्मॉल d अगर हम 2 गुना कर दें और स्लिट व पर्दे के बीच की दूरी भी 2 गुनी कर दें, यानी कि ये भी 2 गुना कर दें। अब दोनों अगर 2 गुने करोगे, ये भी 2 गुना, ये भी 2 गुना, तो 2 से 2 कट के जो फ्रिंज चौड़ाई है वो क्या हो जाएगी, वही रहेगी, सेम वही रहेगी। नेक्स्ट है, साबुन के बुलबुले
साबुन के बुलबुले श्वेत प्रकाश में देखने पर रंगीन दिखाई देते हैं, इस घटना के लिए उत्तरदायी है। तो इंटरफेरेंस, व्यतिकरण। अपोजिट इलेक्ट्रिक डाइपोल को 180 डिग्री के एंगल पे रोटेट करने में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? तो आपको बता दूं एक फॉर्मूला, डाइपोल को घुमाने में जो वर्क डन होता है वो होता है W इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा वन, जो इनिशियली होता है, और माइनस कॉस थीटा टू, मतलब फाइनल जो एंगल रहता है। तो इसी में इनिशियल हमेशा जीरो ही रखते हैं। तो जो आपने फॉर्मूला याद किया होगा, क्योंकि कॉस जीरो का मान 1 रहता है और इनिशियली ऑलवेज जीरो रहता है, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, इसको आप फॉर्मूला के रूप में पढ़ते हो। अब यहाँ पे हो सकता है 180 पूछे या 90 पूछे। अब 180 पूछा है तो थीटा की वैल्यू 180 रख देंगे, तो कॉस 180 का वैल्यू -1 रहता है, और माइनस पहले से ही लगाए, तो माइनस और -1 रखेंगे तो +1 हो जाएगा, तो एक और एक जुड़ के 2PE बना देंगे। तो अगर 180 डिग्री की बात करेगा तो डाइपोल को घुमाने में जो वर्क डन होगा वो 2PE के इक्विवेलेंट आएगा। और इसी क्वेश्चन में अगर वो 90 डिग्री पूछता तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे 90 रखते, तो 90 का मान 0 रहता है, तो PE आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता। ये तो बात हुई डाइपोल की। अगर आपको कुछ और बातें बता दूं जो कि याद रहनी चाहिए, कि जो चार्ज्ड कंडक्टर रहता है उसके इनसाइड में ईच पॉइंट पे जो होता है वो पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव तो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये चीज याद रखना, विद्युत विभव तो कांस्टेंट रहता है और इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर जीरो रहता है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा याद रखना कि कोई अगर आवेशित चालक है उसके इनसाइड अंदर में प्रत्येक स्थान पर विद्युत विभव जीरो, विद्युत विभव समान यानी कि कांस्टेंट रहता है, तथा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, वो बताया वर्क डन का, लेकिन अगर डाइपोल की स्थिति यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो उसके लिए फॉर्मूला होता है माइनस का PE, उसमें 1 माइनस कॉस थीटा ना होके केवल कॉस थीटा होता है, याद रखना ये चीज। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी का कभी कभी न्यूमेरिकल बनता है, तो -PE कॉस थीटा याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें वो कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव की एक्सियल सिचुएशन में जो पोटेंशियल है उसके सेंटर से r डिस्टेंस पे किस प्रकार जो निर्भर करेगा। तो मैं आपको बताऊं, एक तो इक्वेटोरियल की बात करेगा या निरक्षीय की बात करेगा तो उसमें क्या रहता है, V = 0 रहता है। अगर निरक्षीय स्थिति की बात करेगा तो वहाँ पे जो पोटेंशियल है तो यानी कि जो विभव है वो 0 रहेगा। और अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला आपने में भी पढ़ रखा होगा, क्या रहता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r²। क्या रहता है, P/r², विभव की बात कर रहे हैं, तो P क्या हो जाएगा, r² के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन ए है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, अगर पॉइंट चार्ज के कारण पूछे आपसे, क्या करें, अगर पॉइंट चार्ज के कारण अगर पूछे तो उसका फॉर्मूला भी क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। तो उस सिचुएशन में ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कोई चीज आपको रटनी नहीं है, चीजों को अंडरस्टैंड करते हुए चलोगे तो आंसर कभी गलत नहीं होगा। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, अगर आपसे पूछ रहा है कि एक्सियल यानी कि अक्षीय स्थिति में, तब आपका ये हो जाएगा। इक्वेटोरियल यानी कि निरक्षीय में कहता है तो 0 हो जाएगा, यानी कि V को 0 रहता है। और अगर बात करें पॉइंट चार्ज के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, तो आंसर ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और क्या है कि मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो विभव की बात है तो मुझे एक चीज याद आ रही है जो ऑफनली पूछी जाती है आपके एग्जाम्स में, कि आपसे कहेगा कि एक आपके पास स्क्वायर है। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना है, आपको चीजों के कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। अगर उसके 3 कॉर्नर्स पे, सपोज वो कहता है कि 3 कॉर्नर्स पे सक्सेसिवली रखें चार्ज Q, 2Q और यहाँ पे सपोज 3Q रखा है, तो कहेगा उसके 4th कॉर्नर पे कितना चार्ज रखें कि उसके सेंटर पे जो विभव है, पोटेंशियल है, वो 0 हो जाए। आप तो सपोज यहाँ पे x मान लेते हैं, जैसे x की आपको 4 ऑप्शन रहेंगे और आपको बताना रहेगा। तो आपको कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में फर्दर ये क्वेश्चन दिख जाए। अगर वो कहे कि एक आपका स्क्वायर है, ठीक है, और उसके 3 कॉर्नर्स पे कुछ चार्ज रखे हुए हैं, 4th पे क्या रखें कि सेंटर पे वो 0 हो जाए पोटेंशियल, तो आप क्या करना, सबको जोड़ के 0 के इक्वेट कर देना, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। जैसे Q + 2Q, ये मेंटली होगा, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, लेकिन अभी बताऊंगा कि कैसे आपको करना है। =0, तो 3, 2, 5 और 1 6, तो x की वैल्यू उधर जाएगा तो -6, यानी कि -6Q वाला आंसर आपको टिक कर देना है, आगे बढ़ना है। लेकिन आपको एग्जाम में ये पूरा लिखना नहीं है, आप इनको सबको सम कर लेना, 2, 3, 5 और 1 6, और निगेटिव लगा के वही 4th वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और
और मैं क्या करूँगा कि ये जो मैं आपको बता दूँ, जो ये क्वेश्चंस हैं, ये फिजिक्स ऑब्जेक्टिव की जो मास्टर सीरीज़ थी, आई थिंक ये 12th या 13th वीडियो होगा, उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। इसमें क्या है कि मैं आपको एयरफोर्स ग्रुप एक्स और नेवी AA SSR जितने भी एग्जाम्स जिनमें ये फिजिक्स ओरिएंटेड होते हैं, तो उनमें क्या है कि उनके लिए स्पेशली डिज़ाइन की गई। इनमें मैंने क्वेश्चंस लिए, तो मे बी कुछ क्वेश्चंस, देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं तो कुछ क्वेश्चंस मैं स्किप करूँगा, तो मैं वो जानबूझ के कर रहा हूँ। बाद में ये मत बोलना कि आपने वो छोड़ दिया, फोर्थ छोड़ दिया। तो इस तरह से मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो कंटेंट पहुँचा डिलीवर तभी कर पाऊँगा जब कुछ चीज़ें मुझे स्किप भी करनी पड़ेंगी जो रिपीटेड है, बहुत बार करा चुका हूँ, तो उसके लिए आप लोग वो मत करना, बस आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना। और किसी विशेष चैप्टर से नहीं है क्वेश्चंस, आप लोग देखोगे जैसे जैसे आगे देखोगे, कहीं आपको परावर्तन से मिलेंगे, कहीं आपको किसी चैप्टर से मिलेंगे, तो ये मिसेलेनियस एक्सरसाइज है, बस आपको लिखते जरूर जाना है जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, जिससे आप फ्यूचर में इंस्टेंट चीज़ों को क्विक रिवीजन कर पाओ। तो धातु आवेशित गोले के केंद्र से जाने पर वैद्युत पृष्ठ के समान रहता है, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट जो मैंने लिया है, आई थिंक हाँ ये है लास्ट वन, कि ये वाला आप याद रखना कि ये बहुत पूछा जाता है। E0 यानी कि जो तीव्रता है वो 0 हो जाएगी, और VR के साथ कौन सा रिलेशन होगा। देखो VR का ये भी होता है पॉइंट चार्ज के कारण, और अच्छी स्थिति के कारण ये भी होता है, लेकिन इस सिचुएशन में अगर E0 कहे, क्योंकि आपको पता होगा, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जो आपका रहता है E, वो क्या रहता है, dV/dr रहता है, ठीक है। यानी कि आपने पढ़ा होगा डेरिवेशन, यानी कि किसी भी चीज़ का डेरिवेशन 0 कब हो सकता है, E0 है, मतलब वो चीज़ कांस्टेंट रही होगी। तो इस सिचुएशन में V कांस्टेंट रहता है, यानी कि V R पे V डज नॉट डिपेंड ऑन R, यानी कि ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में आपकी बार अगर आ जाए तो आपको इस तरह से कांस्टेंट वाला कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, देखो अब क्या है कि मैं आपको कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो आपको याद रखने हैं, उन पॉइंट्स में से क्वेश्चंस निकल के आते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को कर लें, उसके बाद करते हैं। ये रिलेशन सीधा याद रखना कि फोकल लेंथ होती है वो वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस की हाफ होती है, ठीक है। ये फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस की हाफ होती है। अब क्या है कि मैं इन क्वेश्चंस को कराने से पहले आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपको वो कर दूं कि आप याद रखना चीज़ों को, कि अगर अवतल दर्पण की बात करें, अवतल और उत्तल, क्वेश्चन किस तरह से निकल के आएंगे वो तो मैंने एमसीक्यूज लिए हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी चीज़ों को रिकॉल करा दूं कि अवतल दर्पण में आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे, जैसे यहाँ पे अनंत पे वस्तु को रखोगे तो वो फोकस पे बनता है, ठीक है। और वक्रता केंद्र पे रखोगे तो उसका इमेज वक्रता केंद्र पे ही बनता है, फोकस पे रखोगे तो अनंत पे बनता है, और पोल और फोकस के बीच इन्फिनाइट के बीच में कहीं पे भी रखोगे तो वो दर्पण के पीछे बनता है। वो केवल एक सिचुएशन होती है जिसमें इमेजनरी और बड़ा बनता है, मैग्नीफाइंग बनता है इमेज। तो आप यहाँ पे सब पे वास्तविक उल्टा वास्तविक उल्टा वास्तविक उल्टा चलता चला जाएगा, लेकिन जैसे जैसे हम उसके पास ले जा रहे हैं किसके दर्पण के, तो फिर वो बड़ा और आभासी बना, ठीक है। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि ऑल टाइम ऑलवेज क्या बनता है कि आभासी तो बनता है, लेकिन सीधा भी बनता है, लेकिन बहुत छोटा बनता है, ठीक है। इसकी हर केस में इसके उत्तल दर्पण के, मेरी बात को ध्यान से सुनना, आप लोग ये मत सोचना कि ये चीज़ें ईजी हैं, ईजी तो है लेकिन इनसे अनडाउटेडली क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। उत्तल दर्पण से हमेशा क्या बनता है, आभासी, सीधा और छोटा। लेकिन अगर आभासी भी बनाना है और बड़ा बनाना है इमेज, तो उसके लिए हमें कनकेव चाहिए होगा, ठीक है। ये एक तो पॉइंट हो गए। और याद रखना कि इसमें भी उत्तल दर्पण का भी ये केस कहीं कहीं पूछ देते हैं कि अगर इसको इन्फिनाइट पे रखेंगे कि तो कहाँ बनेगा, तो वो फोकस पे बनता है इमेज, ठीक है, ये चीज़। अब क्या है कि इनसे रिलेटेड जो मैंने आपको बताया, अब देखना क्वेश्चंस कैसे आपसे निकल के आएंगे। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब ऑलवेज कैसा बनता है, तो अभी मैंने आपको बताया कि उत्तल दर्पण से जो इमेज होता है वो कैसा बनता है, एक ध्रुव और फोकस के बीच बनता है हमेशा। ये पॉइंट आप याद रखना कि अगर आपका उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में हमेशा ये आपका यहाँ पे पोल हो गया, ठीक है। सपोज यहाँ पे कहीं भी आप अगर इन्फिनाइट से लेके और पोल तक कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखना, कहीं पे भी वस्तु रखना, तो इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनेगा, यहीं कहीं बनेगा। आभासी होगा, सीधा होगा और छोटा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा और छोटा। बड़ा बनाने के लिए अवतल चाहिए होगा, तो ध्रुव और फोकस के बीच में हमेशा बनता है, ये चीज याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आपको पता है समतल दर्पण, सपोज यहाँ पे समतल दर्पण है, तो अगर आप उसमें देखोगे तो आपका जो लेफ्ट होगा वो समतल दर्पण में आपको राइट दिखेगा, और आपका जो राइट होगा, आपने कभी देखा है आप अपना लेफ्ट ऊपर करना हाथ, तो उसमें राइट हाथ ऊपर दिखेगा, तो वो रियल ना होके कैसा होता है, वर्चुअल,
कैसा होता है, इमेजिनरी होता है, यानी कि आभासी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब समतल दर्पण में एक चीज याद रखना कि सपोज एक 10 मीटर का आदमी है, उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए मिनिमम 5 मीटर का होना चाहिए दर्पण, और दर्पण की तरफ अगर भाग रहा है कोई 2 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है तो दर्पण में स्पीड 2 गुनी दिखाई देती है, 4 मीटर पर सेकंड दिखाई देती है। और एंगल वाला एक केस होता है कि दो समतल दर्पण है, सपोज वहाँ पे 60 डिग्री पे कोई रखा है, तो उसके नंबर ऑफ इमेजेस पूछेगा, तो याद रखना फॉर्मूला 360/θ-1, यानी कि 60 डिग्री अगर दिया गया है तो 60 से 6 बार कटेगा, तो आंसर नंबर ऑफ इमेज कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। ठीक है, ये समतल दर्पण से रिलेटेड चीजें। और क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु से दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने पर उस वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनता है। अभी मैंने बताया हमेशा देखो प्रतिबिंब सदैव ऑलवेज सीधा बनेगा और छोटा बनेगा तो दर्पण उत्तल होगा, लेकिन सीधा, ठीक है याद रखना, और अगर छोटा ना कह के बड़ा, आभासी और सीधा कह दे कि किस प्रतिबिंब किस दर्पण द्वारा आभासी और बड़ा बनाया जा सकता है, तब अवतल आंसर करोगे आप लोग। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने उसके निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बने तो वह दर्पण, मैंने अभी बताया था जो अवतल दर्पण का केस होता है वही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब, देखो वस्तु आभासी हमेशा उत्तल में तो बनते हैं, लेकिन वस्तु से अगर बड़ा बनाना है तो फिर कनकेव चाहिए होगा, अवतल दर्पण चाहिए होगा। तो ये इतने क्वेश्चंस थे दर्पण से रिलेटेड, ये भी आप एक फैक्ट याद रख सकते हो। ठीक है, अवतल दर्पण इसका राइट आंसर हो जाएगा।